नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले रियल नॉलेज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जो आपका हिस्ट्री का लेसन 4 है, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का लेक्चर जो है कवर करेंगे। इसके पहले चैनल पे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर अवेलेबल कराए जा चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उससे भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, थोड़ा यदि आपको लगे कि हाँ यहाँ साउंड थोड़ा यदि प्रॉब्लम लगे, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरा गला जो है फंसा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप लोग मैंने ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद ये क्लास 10th के लिहाज से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम्स में जो है आपके लगभग 10 से 12 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम्स में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ठीक है, मैक्सिमम चांसेस ये होती है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का, ठीक है, द्वितीय प्रश्न, तो द्वितीय प्रश्न जो है ये भी आपके भारत में राष्ट्रवाद से ठीक आने का पूर्ण चांस होता है, ठीक है। वैसे एग्जाम्स के ठीक 2 माह पहले जो है यहाँ पे जनवरी में आप लोगों को गेस जो है अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है, रियल नॉलेज वर्ल्ड की तरफ से। और उस गेस से जो है यहाँ पे लगभग 80 to 90% के क्वेश्चन जो है हर एक वर्ष लड़ता है। इस वर्ष भी ठीक है उतना मतलब इससे क्वेश्चन जो है टकराया हुआ था। तो आप ठीक है उस गेस को भी ज़रूर देखिएगा। और फ्यूचर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका जो भी आपका नोटिफिकेशन से आपको मिलता रहे। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, समझिए बिल्कुल डिटेल्स में ठीक है कवर किया गया है। काफ़ी समझिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। तो यदि सबसे पहले बात किया जाए कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या, व्हाट इज नेशनलिज्म, तो देखिए, अपने दिल में देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्यार होना ही राष्ट्रवाद है, ठीक है। लोगों के दिल में अपने देश के प्रति लगाव होना, देश के प्रति प्यार होना, ठीक है, देश हित में बात करना ही राष्ट्रवाद है। यदि आप नेशन फर्स्ट की भावना रखते हैं, यानी सबसे पहले देश बाद में कुछ और, तो यही तो राष्ट्रवाद है, ठीक है। नेशन फर्स्ट की भावना रखना ही राष्ट्रवाद है। देश हित की बात सोचना, कैसे हमारे देश आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा, यही राष्ट्रवाद है, ठीक है। यदि बात करें डेफिनेशंस का, तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है, ठीक है। जो राष्ट्रवाद है इसका अर्थ क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। और एक बात और, इस वीडियो का PDF जो है आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि बात करें, ठीक है, सेकेंड डेफिनेशंस की, तो देखिए राष्ट्रवाद एक भावना है जो हमें अपने दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाती है, ठीक है। अर्थात राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति एकता की सोच है, एकता की भावना है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या एक भावना है जो हमें अपने दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाती है, ठीक है। और देखिए वैसे व्यक्ति, ठीक है, जो जिनके दिल में अपने देश के लिए प्रेम है, भावनाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। और वैसे लोगों को बोलते हैं राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट। अब देखिए थर्ड जो आपका यहाँ पर डेफिनेशंस है राष्ट्रवाद की परिभाषा, तीसरी परिभाषा, वो क्या हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, ठीक है। अब देखिए, जो नेशनलिज्म इन इंडिया, जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसका कारण क्या था, इसका कॉज क्या था, यदि बात किया जाए, ठीक है। तो भारत, देखिए किसी भी चीज़ के उदय का कुछ कारण होता है, ठीक है, कुछ रीजन होता है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के भी कुछ प्रमुख कारण थे, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़े बड़े कारण थे वह था आपका राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कॉज, सामाजिक कारण, सोशल कॉज, और धार्मिक कारण, कल्चरल कॉज। और एक बार फिर से आपको विश्वास दिला दे, ठीक है, कि ये जो ठीक है फाइल अभी आप स्टडी कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है अपनी भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे बुक का ठीक है कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। यानी कि यदि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो ज़रूर ये सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट कारण है यहाँ पे राजनीतिक कारण, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए राजनीतिक कारण किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना, इसको देखिए।
राजनीतिक कारण में अंग्रेजी सरकार की सबसे पहली और घटिया नीति जो थी वह फूट डालो और शासन करो की नीति थी, यानी डिवाइड एंड रूल। ये लोगों को, राजाओं को आपस में बांटो और खुद उस मौके का फ़ायदा उठा करके भारत पर क्या अपना शासन करो, अपना यहाँ पे राज कायम करो। ये पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है, अंग्रेजी सरकार की। इसके तहत ब्रिटिश सरकार भारतीय राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाकर उनके साम्राज्य पर अधिकार करने का कार्य करते थे, ठीक है। यानी कि एक सम्राट के पास, ठीक है, कोई ब्रिटिश हुकुम जो भी वहाँ पे अफसर अधिकारी वो गया और किसी अन्य सम्राट के बारे में उसको भड़का दिया, फिर दूसरे के पास गया उसको भड़का दिया। यानी कि दोनों के दिल में, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे एक समझिए कि ईर्ष्या की भावना आ गया। और जब भी दोनों आपस में मिलेंगे क्या आपस में वहाँ पे वो झगड़ पड़ेंगे। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार भारत और भारतीयों से अधिक ब्रिटेन और ब्रिटिशर्स को अधिक महत्व दिया करते थे। यानी कि देखिए, खुद वे इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को अपना उपनिवेश बनाए हुए हैं, लेकिन भारत और भारतीयों से कहीं ज़्यादा वे अपने देश ब्रिटेन और ब्रिटिशर्स को, अपने देश के लोगों का अहमियत देते थे। जबकि उनका बिजनेस व्यापार जो था भारत और भारतीयों पर क्या निर्भर था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष की भावना थी। राजे रजवाड़े, सैनिक, मजदूर, किसान सभी सरकार से नाखुश थे। और क्या हुआ, इस प्रकार जो है राजनीतिक कारण में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में सहायक हुआ। तो ये आपका था पॉलिटिकल कॉज। देखिए नेक्स्ट जो है आपका आर्थिक कारण, ठीक है, इकोनॉमिकल कॉज। देखिए आर्थिक कारण किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद में सहायक हुआ। देखिए किसी भी मूवमेंट का, किसी भी आंदोलन का सबसे बड़ा जो कारण होता है वह आर्थिक कारण बनता है। ट्रिगरिंग कॉज जो बनता है ना, जो आग में घी डालने का काम करता है, वह आर्थिक कारण करता है। यानी जब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हाँ अब उनके पास, अब उनका जो इकोनॉमिकल हालात है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ठीक है, जब लोगों को, ठीक है, खाने के लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उस समय लोग जो है कुछ भी करने को क्या उतारू हो जाते हैं। देखिए आर्थिक कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण में सरकार की किसान विरोधी कर व्यवस्था, ठीक है, यानी कि एंटी फार्मर्स जो टैक्स सिस्टम था, से आम किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग इत्यादि काफ़ी परेशान थे। देखिए किसान विरोधी जो यहाँ पर कर व्यवस्था की बात करते हैं, तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बस वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचती थी। यानी किसानों पर कर का कितना बोझ बढ़ा उससे उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स वहाँ से रिसीव किया जाए, अपना झोली भरा जाए, ठीक है, बस यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसी से मतलब था। और इसके लिए देखिए सबसे पहले 1793 ईस्वी में यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त ये किसानों से टैक्स लेने का था एक सिस्टम था, और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ये बिहार और बंगाल में लागू किया गया था। इसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश में महलवारी व्यवस्था लागू की गई थी किसानों से टैक्स वसूलने का, और दक्षिण और पश्चिम भारत में यहाँ पे रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त में किसानों से उसके कुल उपज का 9/10 भाग, ठीक है, लिया जाता था। यानी कि लगभग ये आपका हो जाएगा 45%। और उसके बाद जो है, जो वहाँ पे सामान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वह अपने लिए, यानी जो लोग टैक्स रिसीव करने का काम करते थे वो अपने लिए एक्स्ट्रा 15% टैक्स वसूलते थे। यानी कि यहाँ पे 45% कहाँ पे गया, ये आपका गया अंग्रेज़ों के पास, और यहाँ पर जो 50% गया किसके पास, जो टैक्स वसूल रहा है उनके पास। यानी कुल मिलाकर के 100% में से यहाँ पे 45-15-60% जो है आपका निकल चुका है। यानी किसानों के पास मात्र 40% अनाज ही कुल उपज का बचता था। यानी इस प्रकार जो है, ठीक है, किसानों का क्या था, हालात बहुत ख़राब था, ठीक है। अगले वर्ष के लिए किसान वहाँ पे सोचने को मजबूर थे कि फिर नेक्स्ट बार जो है खेती किस तरह से किया जाएगा, खाद बीज कहाँ से उसको अवेलेबल कराया जाएगा, इसके लिए जो है किसान बिल्कुल क्या चिंतित रहते थे। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर तरह तरह के कर लगाए थे। यदि कृषि कर की बात करें तो रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त, जैसा कि आपको अभी ऊपर बताया भी है, जैसे कृषि कर लगाए गए थे, इन सभी में केवल ब्रिटिश सरकार को ही लाभ था।
दूसरी ओर व्यापार एवं उद्योग के प्रति सरकार की ऐसी नीति थी कि उससे भारतीय कृषि एवं कुटीर उद्योग बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। देखिए, सबसे पहले जो था प्राचीन काल में देखा जाए, मध्यकाल में, तो भारत का सबसे जो यहाँ पे विकसित उद्योग था वह था क्या? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो इनको भी, ठीक है, चौपट करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। ठीक है, अंग्रेजों ने। और देखिए 1882 ईस्वी में तो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक कानून लाया। ठीक है, उसके तहत क्या किया कि भारत से जाने वाले कपड़ों पर, ठीक है, यानी उस समय देखिए इंग्लैंड से जो कपड़ा इंडिया में आ रहा था और तो उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा था, आयात कर, उसको भी बंद कर दिया। यानी कि अब इंग्लैंड से जो कपड़ा इंडिया में आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। और ऐसे में जब टैक्स फ्री होगा तो क्या होगा कि कपड़ा सस्ता होगा, और सस्ते चीज़ें तो लोग पसंद करते हैं, यानी कि इंग्लैंड का कपड़ा इंडिया में आसानी से बिक जाएगा। ठीक है, जबकि खुद अपने देश में, ठीक है, बना हुआ जो कपड़ा, जो सामान है, जो चीज़ें हैं, वह धड़ी की धड़ी रह जाती थी। ऐसे में भारतीय उत्पादकों का क्या था? हालात बहुत ख़राब था। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, कहा भी गया है कि 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों से ब्रिटिश सरकार ने आयात कर भी हटा लिया। यानी जो इंग्लैंड से यहाँ पे कपड़ा आ रहा था उससे टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर को भी क्या किया गया? हटा लिया गया। अब देखिए उद्योगों की स्थापना के संबंध में भी भारतीय व्यापारियों के साथ भेदभावपूर्ण आर्थिक नीति अपनाई जाती थी। यहाँ तक कि बैंकों में उद्योगों के लिए लोन लेने के संदर्भ में भी भारतीय व्यापारियों को बैंकों से जल्दी लोन उपलब्ध नहीं हो पाते थे। यानी कि जो भारतीय व्यापारी है, यदि वो कोई कंपनी, कोई बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहे तो उनको जो है जल्दी बैंक से लोन नहीं मिल पाएगा। जबकि यदि कोई ब्रिटिशर्स अप्लाई करता है तो उनको हाथों हाथ, एट ए टाइम उनको वहाँ पे जो है लोन अवेलेबल कराया जाएगा। यानी इनसे जो है ब्रिटिशर्स का क्या होगा? बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जबकि इंडियन जो है भारतीय पीछे रह जाएंगे। अब आपका यहाँ पर थर्ड जो कारण है, सामाजिक कारण। देखिए सामाजिक कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय में कैसे यहाँ पे सहायक हुआ, इसको देखिए। सामाजिक कारणों में भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति विभेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। यानी कि देखिए प्रजाति विभेद मतलब क्या? भेदभावपूर्ण नीति। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में तो भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए थे। देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या था, उस समय भारतीयों को जो है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका या पश्चिमी अमेरिकी देशों वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे एक अनुबंध के तहत, ठीक है, उनको ले जाया जा रहा था, जिसको गिरमिटिया क्या कहा गया? जिसको गिरमटिया मजदूर कहा जाता था। ठीक है, तो उस समय अफ्रीका में क्या था? भारतीयों का काफ़ी बुरा हाल था। उनके साथ काले और गोरे का भेदभाव होता था। यानी कि उस समय जो था, जो अंग्रेज थे वो अपने आप को गोरा कहते थे और जो इंडियन थे उनको काला कहा जाता था। और ये अफ्रीका में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था, काले और गोरे का भेदभाव। ठीक है, जिसको महात्मा गांधी ने बाद में दूर भी किया था, आगे देखिएगा। दूसरी तरफ सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। इन सरकारी नौकरी में भी क्या था? भेदभाव हो रहा था। सरकार द्वारा बड़े बड़े सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। यानी जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट सरकारी पद है, पोस्ट है, उस पर भारतीयों को जॉब नहीं मिलेगा, उस पर केवल इंग्लैंड के लोग ही बैठ पाएंगे। दूसरी ओर भारत का शासन भार जो था अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथों में था और इसकी परीक्षा जो थी, इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ करता था, जहां मुश्किल से कुछ भारतीय पहुंच पाते थे। देखिए अब चूंकि इंग्लैंड में है, विदेश में है, तो उस समय जो है भारत से इंग्लैंड जाना बहुत मुश्किल था। और यदि कुछ भारतीय इंग्लैंड पहुंच भी पाते थे, यदि एग्जाम में पास भी करते, तो किसी न किसी बहाने बाद में उन्हें बाहर कर दिया जाता, यानी उनको जॉब जो है नहीं मिल पाता। ये आपका था सामाजिक कारण। ठीक है, यानी कि ये सब जब लोगों को फील हुआ कि मेरे साथ खुद अपने ही देश में, खुद भारत में रह कर जो है यहाँ पे अंग्रेज भारतीयों के साथ जो है यहाँ पे तरह तरह की भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या हुआ? तो भारतीयों के जो दिल में जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना आया, लोगों को दिल में अपने देश के प्रति प्यार उमड़ा और ऐसे में अंततः जो है लोग
क्या हुआ, अंग्रेजों को मतलब भगाने के लिए बिल्कुल उतारू हो गए। अब आपका है थर्ड धार्मिक कारण, सॉरी ये आपका पॉइंट नंबर 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। चौथा क्या आपका धार्मिक कारण है, ठीक है। देखिए इसमें भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में धार्मिक कारण का भी बहुत बड़ा योगदान था। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। जितने भी सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी उसके खिलाफ क्या किया, कई भारतीय महापुरुषों ने वहाँ पे मूवमेंट छेड़ा। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का और स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन का निर्माण किया। देखिए ब्रह्म समाज, ठीक है, आर्य, पता भी होगा कि जो आर्य समाज था इसका स्थापना कौन किए थे, ये स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, ठीक है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग वगैरह लोग किए हुए थे। रामकृष्ण मिशन जो है ये जो था ये आपके रामकृष्ण परमहंस किए हुए थे, यानी ये विवेकानंद जी वगैरह, और ये सब। और इन संस्थाओं ने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों यानी समाज में, भारतीय समाज में जो बुराइयाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उसको दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि लोगों के दिल में एकता, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना जागृत की गई तथा भारतीयों में आत्मसम्मान, गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में काफ़ी योगदान हुआ। अब देखिए चूँकि इस समय हुआ क्या कि कई सारे ऐसे अंग्रेज थे, ठीक है, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों का, ठीक है, यानी भगवत गीता, रामायण वगैरह का, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। जो संस्कृत में था, जो हिंदी में था, उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे ताकि सारे अंग्रेज इन भारतीय ग्रंथों को पढ़ पाए, इससे शिक्षा ले पाए। तो ऐसे में भारतीयों को क्या महसूस हुआ कि भाई यानी जो अपना धर्म ग्रंथ है वो क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। क्योंकि देखो हमारी किताबों को यहाँ पे अंग्रेज जो है अपनी भाषाओं में अनुवाद करके उसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा धर्म जो बहुत महान है। और ऐसे में देखिए धर्म भी क्या लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना, तो ऐसे में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जगी, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पे इन सब के अलावा कुछ और भी कारण थे। करा क्या कि इन सब के अलावा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में मध्यम वर्ग का उदय, साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से संपर्क, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान इत्यादि भी शामिल था। देखिए राजनीतिक संस्थाओं का योगदान में क्या कि यहाँ पे 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। उसके बाद देखिए पश्चिमी क्या है यहाँ पे, पश्चिमी सभ्यता से यहाँ पर क्या संपर्क है ना, तो जब लोगों ने खुद ब्रिटेन, जो भी यहाँ पे इंग्लैंड के लोग थे, जब उनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में जाना, ठीक है, तो क्या उनका प्रभाव भारतीयों पर पड़ा और लोग जो थे अपने आप को स्वतंत्र करने के पक्ष में बिल्कुल क्या खड़े होना शुरू हो गए। और समाचार पत्र, साहित्य वगैरह जब मतलब किताबों के मतलब नज़दीक लोगों का मतलब आना शुरू हुआ, जब लोगों ने साहित्य के बारे में जाना, यहाँ पे ठीक न्यूज़पेपर को पढ़ा, तो देखिए उस समय कई भारतीय जो थे ठीक समाचार पत्र का मतलब अपने ही भाषा में क्या उस समय उसको प्रकाशन करते थे। और जब भारतीयों ने इसका अध्ययन किया तो उस समय जो इसके राइटर थे बिल्कुल इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखते थे जिससे क्या लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना उमड़ कर आ जाए। तो इन सबसे भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ये आपका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद का ये परिणाम भी कवर किया जाएगा। ये आपका पार्ट 1 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो भी अभी तो बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं। महात्मा गांधी के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जीवनी इनका देखेंगे कि इनका राष्ट्रवाद में क्या योगदान था, चंपारण सत्याग्रह क्या था, ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन क्या था, उसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड, इसको भी कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका स्वराज दल की स्थापना को भी देखा जाएगा। साइमन कमीशन का इंडिया में आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है, नमक सत्याग्रह, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट में क्या आपका स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947।
तो इन सब को कवर किया जाएगा। ये आपका पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 भी आएंगे, पार्ट 3 भी ठीक आएगा, यानी कि बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर अपडेट के लिए आप रियल नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। ठीक है, तो आप और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक, ताकि हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 जो है जल्द ही लेकर के आए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।